नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का छठा अध्याय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा, जीवन कहानी के पिछले एपिसोड के अंदर हमने एक किस्सा आप सभी के साथ साझा किया था और वह किस्सा था जिस समय हम 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा करते थे। उस समय हमें गलतफहमी थी। दरअसल उस समय आपको याद होगा, हमने बताया था कि हम एक वन साइडेड लव के अंदर पड़े हुए थे और जिस कन्या को हम पसंद करते थे, हम दिन रात जो है कहीं ना कहीं उनके ख्यालों में वो बैठे रहते थे। हमारे जो दोस्त होते थे उनको भी हम काफ़ी ज़्यादा बोर करते थे और इसी प्रकार से इसी समय में हमारे एक बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे जो कि इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे थे और उस समय पर उनके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जगह पर उनका जो है अफेयर था। अब हुआ कुछ ऐसा था कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते थे कि नहीं, हम केवल इन्हीं को चाहते हैं और इन्हीं को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, इस प्रकार से अपने दोस्त को बता बता करके बोर किया करते थे, उनको पकाते थे। तो उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था। उन्होंने हमारे हाथ में कंपस थमाया था और उसने कहा था कि तू इतना ज़्यादा प्रेम करता है ना, तो ये जो कन्या है ना, उसका जो नाम है अपने हाथ पे तू कंपस से लिख करके दिखा मेरे को। अब दोस्तों, 5 अक्षरों का नाम था और हम केवल पहला ही अक्षर, वो भी ठीक से नहीं लिख पाए थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके पहला ही अक्षर अपने हाथ पे लिख पाए थे। उस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये प्रूव करने के लिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने हाथ में प्रकार लेकर के गोदने मत बैठ जाना प्लीज। हमारी ये वीडियो देख करके आपसे हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि हमारी भी ये मूर्खता थी। बहरहाल जो बताना चाह रहे हैं वह ये है कि हम तो उनके 5 अक्षरों के नाम में से पहला अक्षर भी नहीं लिख पाए थे, लेकिन हमारा वो दोस्त जो कि कई सारी लड़कियों के साथ पासिंग अफेयर के अंदर था, उस पासिंग अफेयर के चलते एक ऐसी कन्या का नाम जिसका शायद 9-10 अक्षरों का नाम था, उसने अपने भाई ने अपने हाथ पर यहां ऐसा उसने उस प्रकार से पूरा गोद करके लिख दिया था। और ये देख करके हम पूरी तरह से हक्के बक्के हो गए थे, क्योंकि उस भाई ने हमें कहा था कि अबे तू क्या प्यार करता है, देख प्यार तो मैं करता हूं, देख मैंने अपने हाथ पे लिख लिया, एक नाम तो तुझसे लिखा नहीं गया, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उस दिन हमारे को ये बात रियलाइज हुई थी कि दरअसल में हमारे अपने जीवन को लेकर के कुछ सपने हैं और वो जो सपने हैं वो सपने कुछ कामयाबी से जुड़े हुए हैं। हमें असली में तो प्यार केवल कामयाबी से है। हम कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इस दरिद्री की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपना बहुत नाम कमाना चाहते हैं। आगे चल करके कुछ इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आई, लेकिन हमारे अंदर आग थी। और ऐसे बहुत सारे सपनों में से एक सपना हमने खुद के लिए भी देखा हुआ था कि एक ऐसी कन्या से हम विवाह करेंगे जिससे हम प्रेम करते हैं, जो कन्या ऐसी हैं जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं हमारे को ये बात अच्छी लगती थी उनके बारे में कि वो लड़की हमें इग्नोर कर रही थी, क्योंकि हमें पता था कि भैया ये तो शादी मटीरियल हो गया ना। अगर लड़की थोड़ा बहुत इधर उधर रास्ते पे होती तो वो बात करती, पसंद कर लेती। इस प्रकार की थोड़ी हमारी बुद्धि थी, जिसको लेकर के हम खुद को जो है परेशान करते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जब ये किस्सा हुआ तो हमारी आंखें कुछ खुल गई। और उसके बाद अच्छा, ये वो समय था जिस समय आई थिंक 11वीं के एग्जाम्स हम लोग दे रहे थे, प्रेपरेशन कर रहे थे। उस भाई के घर पे प्रेपरेशन ही चल रही थी, उस समय का ये किस्सा है। तो 12वीं के अंदर कुछ समय हम फिर भी अपने माइंड से उस कन्या के उसमें रहे, लेकिन धीरे धीरे हम बाहर निकल गए थे। हमें समझ में आ गया था कि नहीं भैया, हमारे को जो है इससे बाहर निकलना है, हमारे को कुछ और करना है। तो आज के एपिसोड में हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार से हमें सचमुच में हमारे जीवन का प्रेम मिल गया, कैसे हमें वो कन्या मिली जिससे आगे चल करके फिर हमने विवाह भी किया, इनसे हमारा मिलना कैसे हुआ और जो एक्चुअली में बात यहां कैसे पहुंची। एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, जिस अभी जिनसे हम मिले बाद में, एक्चुअली में जिनसे बात हुई, जिनसे हमारा प्रेम प्रसंग आगे चला, उनसे तो उनके परिवार वालों से हमने अगले 6 महीनों के अंदर ही कमिटमेंट कर दिया था कि भैया हम इनसे विवाह कर लेंगे। तो ये सब कैसे हुआ? अभी तो हम खुद ही 16-17 साल के थे और उस उम्र के अंदर किसी के
लड़की के परिवार वालों से बोलना कि आप ये सब कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आज अपनी इस कहानी के अंदर आप सभी के साथ साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों वो करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन मेंबर्स का जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो 2 ऐसी बहनें हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है एज अ मेंबर। उनका नाम है अभिलाषा किटी और तमन्ना मकवाना जी। आप दोनों के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया। हमारी सेवाओं के, हमारे चैनल का विस्तार करने में आप दोनों हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। उस ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं और हमारी सेवाओं के विस्तार करने में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि हमारी जो ये स्टोरीज है, स्पेशली जो लाइव स्टोरी है, उससे आपको क्या लर्निंग मिल रही है। क्या इन लाइव स्टोरीज में जो हम अपने किस्से शेयर कर रहे हैं, क्या इनसे आप अपने जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव ला पा रहे हैं? अगर ला पा रहे हैं तो क्या बदलाव ला पा रहे हैं अपने जीवन के अंदर? आप कमेंट्स के अंदर आप हमारे को जरूर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वापस चलते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, 12वीं कक्षा के अंदर जब हम आए थे, आप जानते ही हैं कि हमने जो अपना ग्रेजुएशन किया है, जो अपना स्कूलिंग किया है, वो कॉमर्स साइड से किया है। 10वीं के अंदर हम 10वीं के बाद एक्चुअली में हम साइंस लेना चाहते थे। अच्छा, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कैसे हम इनसे मिले। हम साइंस लेना चाहते थे दोस्तों, हमारा बहुत मन था। हम जो बायोलॉजी मतलब स्पेशली सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते थे। हमारा बहुत मन था कि हम एक साइंटिस्ट बने और जो ह्यूमन बॉडी होती है ये किस प्रकार से क्रिएट हुई है, किस प्रकार से इसका एवोल्यूशन हुआ है, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहते थे। और तो मतलब एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हम बनना चाहते थे, हमारा बहुत मन था। लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी, हमें पता था कि परिवार के पास पैसा है ही नहीं, तो पैसा ही नहीं होगा तो वो हमारे को पढ़ाएंगे कैसे। अब बात यह है कि पढ़ाया तो दूसरे सब्जेक्ट में भी, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर साइंस स्ट्रीम से आपको पढ़ना होता है तो उसकी बुक्स कितनी महंगी आती हैं, उसकी कोचिंग कितनी महंगी होती है। और उसके बाद अगर आपको साइंस स्ट्रीम से अगर इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आपको कमिटमेंट कितना ज़्यादा करना पड़ता है। एक दिन के अंदर 12-12, 14-14 घंटे आपको पढ़ना होता है, तभी आप कर पाते हैं। अभी पढ़ने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें पता था कि हमारे घर का जो माहौल है, आपको पता ही होगा पिछली स्टोरी से, जो हमारे घर का माहौल था वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला था। पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, फूफा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। घर के अंदर कभी बुआ के फूफा जी के, कभी पिताजी के फूफा जी के, और इन सब लोगों के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते थे। लाइफ के और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। पिताजी जाकर के चाचा की दुकान पे झगड़ा करते थे, रोज़ उनको लेकर के आना, तो लाइफ वॉज लाइक हेल। तो हमें ये पता था कि साइंस पढ़ने के लिए जो कमिटमेंट देना होता है वो कमिटमेंट हम दे नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमने पूरी सिचुएशन को तोला मोला। हमने देखा कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं साइंस करने के लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। क्या हमारे पास टाइम है, टाइम भी एक रिसोर्स है, क्या हमारे पास अवेलेबल है, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास केवल इंटेलेक्ट था, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्ट से हम इंजीनियर नहीं बन सकते थे या हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते थे, इसीलिए हमने साइंस नहीं लिया था। तो अब 11वीं के अंदर हमने ले लिया था कॉमर्स। अब बात क्या है, कॉमर्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारा हमेशा से अंदर से एक संकल्प चलता था कि भैया हम क्या मतलब कॉमर्स लेके करेंगे क्या, सिर्फ हिसाब किताब रखेंगे। अब कॉमर्स हमने लिया था मजबूरी में, साइंस ले नहीं पा रहे हैं, आर्ट्स लेंगे तो बिल्कुल वो डाउन हो जाएगा, तो बीच का कुछ करना है तो कॉमर्स ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे बीच का कुछ करना है तो कॉमर्स ले लेते हैं। आप भी इस चीज़ से बहुत वाकफियत रखते होंगे। ज़्यादातर जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं वो इसी वजह से कॉमर्स लेते हैं कि आर्ट्स लेनी नहीं है, साइंस की नहीं जाएगी, तो कुछ कर लो तो कॉमर्स ले लो। तो हमने भी वैसे कॉमर्स ले लिया था। अब कॉमर्स जो बच्चा लेता है उसके अंदर एक ही सपना होता है कि कॉमर्स लेकर के कामयाब बनना है। हालांकि और फील्ड्स में आप कामयाब बन सकते हो, लेकिन एक मेन जो वो होता है वो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। भैया कॉमर्स ले ली, सीए करना है, सीए बनेंगे। अब सीए बनना है, ये जो सपना है, ये जो चूरन है, हमारे को बेचा था हमारे एक कज़न ने। हमारे एक बड़ी बुआ हैं, उनके 2 बेटे हैं, वो दोनों हमसे बड़े हैं, दोनों हमसे बड़े कज़न्स हैं, और वो दोनों ना एक गार्डियन टाइप फिगर में हमेशा से रहे हैं हमारे लिए, हमारी लाइफ के अंदर। तो जो बड़े भैया हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, जो छोटे भैया हैं उन्होंने इंजीनियरिंग किया, फिर आगे जाकर के उन्होंने एमबीए भी किया।
वो दोनों बस सुपर इंटेलिजेंट बच्चे। तो जो भैया हैं वो हमसे 5 साल बड़े हैं। तो जिस समय हम 12वीं में थे तो भैया अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में थे अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। उस समय 5 साढ़े 5 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती थी। अच्छा, ये भाई इतना सुपर इंटेलिजेंट था, उसने 3 साल कॉलेज में टॉप किया और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसको एक बारी में हर एग्जाम को क्लियर किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ उसने सीएस भी किया, उसमें भी सारे एक बारी में क्लियर किए, केवल एक एग्जाम उसका रहा था। तो उसको देख करके मतलब ये होता था कि भाई ये किया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो हमेशा बोलता था कि भाई देखो लॉजिकली करना है हमारे को, जो कुछ भी करना है, ठीक है। तो लॉजिकली अगर आप करोगे, अगर आप समझ करके करोगे कि सामने जो आपके एग्जाम जो आपका पेपर है उसको इवैल्यूएट करने वाला कैसे इवैल्यूएट करेगा, अगर आप इस चीज़ को समझते हो, अगर आप उसकी साइकी समझते हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्रैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा मन नहीं था। तो बात क्या है, भाई ने हमें मोटिवेट किया था कॉमर्स लेने के लिए, ये बोल करके कि भाई देख, अगर तू चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेगा ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से क्या होता है, तो करेगा तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हमने उनसे पूछा कि भैया ऐसे क्या हो जाएगा कि लाइफ सेट हो जाएगी, क्या एक्सपेक्ट करूं? तो उन्होंने बोला कि देख, अगर तू एक बारी में क्लियर कर लेता है ना, तो कम से कम मतलब 6 लाख रुपए तो आसानी से तेरे को मिल जाएंगे। कैसे भी हाथ पैर मारेगा, 6 लाख का पैकेज तेरे को मिल जाएगा। अब ये वाली बात सुन करके हम बहुत मोटिवेट हो गए कि क्या बात कर रहे हो भाई, एक बारी 5 साढ़े 5 साल खपना है और उसके बाद 6 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है? तो उन्होंने बोला हाँ कि भाई मिल जाता है। तो हम ये बात सुन करके पूरे मोटिवेट हो गए थे। लेकिन फिर आगे चल करके कुछ समय बाद जब हम छुट्टियों में उनके घर गए हुए थे, तो हम तो उन्हीं सपनों में थे कि भैया 6 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो ये हो जाएगा 72 लाख रुपए साल के, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर चाचा को बोलना भी पड़ेगा कि भैया कैसे भी करके आप मेरी मदद कर दो, अगर साल के 70 लाख रुपए आप कमा सकते हो तो क्या दिक्कत है। तो फिर हमने भाई से बात करी एक दिन कि भैया ऐसे, क्योंकि हमारे सपने बहुत ज़्यादा थे, हम सीधा मर्सिडीज BMW पे जा रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने में मोटिवेट हो गए थे। तो भाई ने एक दिन हमारे को झंझोड़ा, उसने हमारे को बताया कि भाई हेलो, तू मतलब क्या सोच रहा है, मतलब इतने आगे सोच क्यों जा रही है। तो हमने उसको बोला कि भाई आपने बोला ना कि 6 लाख मिल जाता है, 6 लाख नहीं मिलेगा तो 5 लाख मिलेगा, नहीं तो 4 लाख मिलेगा, तो भैया ठीक ठाक हो जाएगा, 50-60 लाख रुपए आप कमा रहे हो साल के, तो बढ़िया तो है। तो उस भाई ने फिर हमारा सपना तोड़ा और उसने हमारे को बताया कि हेलो भाई, 6 लाख रुपए महीने के नहीं, सीए बनोगे ना तो 6 लाख रुपए साल के मिलते हैं, 50,000 रुपए महीना। तो जैसे ही भाई ने हमारे को बताया कि 50,000 रुपए महीना, वैसे ही जो हमारे सारे सपने हैं वो पस्त हो गए। और हमने उसी वक्त हमारे मन से पुकार आई कि हेलो ओ मेरे भाई, 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए मैं 5 से 6 साल घिसूँ, उसके बाद आप बोल रहे हो ना कि एक बारी में क्लियर हो जाता है। लेकिन मार्केट जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो लोगों की हालत है वो तो ये कहती है कि 3-3 4-4 बारी अलग मतलब एक्स्ट्रा लग जाते हैं साल, लोगों का क्लियर नहीं होता, कभी ये क्लियर नहीं हो रहा, कभी वो क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसी मुसीबत को अपने ऊपर लेने के लिए मैं क्यों अपने रिश्तेदारों से कर्जा लूँगा, उनका एहसान लूँगा। चाचा इतनी मुश्किल से पैसा निकाल करके हमें पढ़ा रहे हैं, एक एक रुपया जो उनसे लेते हैं वो हमारे को भारी पड़ता है। तो मैं अगर 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए मैं उनसे 6 साल 5 साल और एहसान क्यों लूँ, और उसके बाद भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो उसी समय फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि भैया कॉमर्स गलती से ले तो ली है, लेकिन अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, तो करेंगे क्या लाइफ के अंदर। अभी इसी समय में 12वीं का शुरुआत था, इसी समय में एक डिस्कशन स्ट्राइक हुई हमारे। 12वीं की शुरुआत था या आई थिंक 11वीं के पेपरों के टाइम की बात थी। हमारे कोचिंग सेंटर में हमें किसी ने बताया कि भाई कॉल सेंटर्स होते हैं और कॉल सेंटर्स के अंदर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक ठाक आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वहाँ पे फिर हमने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, कॉल सेंटर्स में कितना कमाई हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों उस समय की कुछ कंपनीज थी, लेजिटिमेट कंपनीज। अच्छा, आजकल का थोड़ा माहौल ख़राब है, कॉल सेंटर सुन करके इतनी और चीज़ें भी दिमाग में आती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 16 साल पहले की, तब ऐसा नहीं होता था। तब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती थी वो लेजिटिमेट बिजनेस के अंदर होती थी, और हमारे को पता था कि भैया अगर इसके अंदर जाएंगे तो हमारे को लाखों रुपए कमाने हैं महीने के। और हमने कुछ 11वीं या 12वीं के समय में ही कुछ रिसर्च कर ली थी, कुछ कंपनियों के बारे में हमारे को पता चल गया था जहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा होते थे, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। और सौभाग्य से दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, उन ऑलमोस्ट हमारे समय की 2 बड़े प्लेयर्स होते थे,
जो पैसा बहुत देते थे, मतलब 1.5-2 लाख रुपए महीना आप उस समय कमा सकते थे। 16 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और भी कहानी है, खैर लाखों की तो लिमिट ही नहीं है। हमारी जो सेकंड कंपनी थी उसमें तो एक भाई था, वो एज अ कॉलर 6 से 7 लाख रुपए महीना कमाता था डेट कलेक्शंस बिजनेस के अंदर। तो उसका बहुत नाम था। खैर उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये रिसर्च कर लिया और हमारे को था कि भैया कॉल सेंटर के अंदर नौकरी करनी है, और हमारे को पता लग गया था कि इंटरनेशनल में अगर काम करेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक के अंदर कम होता है। अब दोस्तों, हमारे को कॉल सेंटर में काम करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत थी वो थे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब आप तो हमारे बारे में जानते ही हैं, हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई किया करते थे, जहां पर हम पढ़ते थे, उस स्कूल के अंदर इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए, हिंदी में भी लोग बात नहीं करते थे। हमारे स्कूल के अंदर तो हरियाणवी बात होती थी। तो हरियाणवी के अंदर अगर बात होती है, अब हम पंजाबी फैमिली के हैं, लेकिन अगर ट्रेंड हरियाणवी का है तो बात तो सब हरियाणवी में ही करते हैं। तो हम भी हरियाणवी के अंदर बात किया करते थे, है ना। तो हिंदी तो ठीक से बोली नहीं जा रही थी उस दिन, तो इंग्लिश तो बहुत दूर दूर की बात थी। पर हमारे को ये पता था कि भैया अगर करियर बनाना है, कुछ करना है और इमीडिएटली पैसा हाथ में चाहिए 12वीं करते ही, तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो इस चीज़ को परस्यू करने के लिए हमने निर्णय लिया, जब 12वीं कक्षा के अंदर 2 महीने की छुट्टियां आई, तो हमने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि किसी कॉल सेंटर के अंदर नौकरी कर लेते हैं 2 महीने के लिए। अभी अमूमन तौर पर दूसरे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश सीखनी है तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा है। मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग अगर करने जाएंगे, सीखने जाएंगे, तो उसके अंदर अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, और अपनी जेब के अंदर तो पैसे पहले ही नहीं है, और अब ये भी करना होगा तो इसके लिए किसी रिश्तेदार से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। करेंगे और बेइज्जती महसूस होगी कि भैया अब इसके लिए दो, अब इसके लिए दो। हमें पसंद नहीं था। तो हमने दिमाग लगाया कि कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, जहां थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश बोलते हो उसके अंदर आपको नौकरी मिल जाए, और वहां पर फर्दर इंग्लिश बोल करके इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको मैं आगे जाकर के इस्तेमाल करूंगा बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए। अब ये दिमाग लगाया, और दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर एक जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियों के ऑफिसेज बने हुए हैं, कमर्शियल एरियाज है, कॉम्प्लेक्स है, लंबी लंबी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पे। तो वहां पर हमने कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे वो कहानी अलग है, वो किसी और चैप्टर में बताएंगे। इंटरव्यू दिया और वहां पर हमें एक अमेरिकन कंपनी के कॉल सेंटर के अंदर काम मिल गया। और ये अमेरिकन कंपनी इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स चलाती है, और इस कंपनी के बर्गर बहुत फेमस थे उस समय में। दोस्तों, जब हम बर्गर की बात कर रहे हैं, आप अगर 16 साल पहले जाएं तो एक दो ही कंपनीज थी, मुख्य एक ही कंपनी थी अमेरिकन इंडिया के अंदर, जो अपने बर्गर्स के लिए फेमस थी, जिसके यहाँ पे जाना लोग अपनी शान समझते थे। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो उसके कॉल सेंटर के अंदर हमारी को नौकरी मिल जाती है। और वहाँ पर क्या होता था कि जैसे लोग ऑल ओवर दिल्ली से आपको फ़ोन करेंगे, दिल्ली का नंबर था उसके अंदर, और आपको जो है फ़ोन उठाना है, बोलना है थैंक यू फॉर कॉलिंग, और वो करके उनका ऑर्डर लेना है। तो बेसिकली वहाँ पे ट्रेनिंग मिली, उनका जो सॉफ्टवेयर था ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर एक्सेप्ट करने का सॉफ्टवेयर, उसको सिखाया गया। और तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हमने काम किया। इधर क्या है, हमारे को पार्ट टाइम जॉब मिला था। अब क्या है, ये जिस जगह पर ये नौकरी थी, ये हमारे घर से लगभग 2 घंटा दूर था। वहाँ जाना 15-20 किलोमीटर दूर था। तो बस से जाना होता था और बस से आना होता था। तो 4 घंटे इसी चीज़ के लगते थे, और 4 घंटे की हमने पार्ट टाइम जॉब करी थी। 2400 रुपये मिले थे, 2.4 के। जब 2.4 के लिखा गया था ना उस सीवी के ऊपर कि इतना आपको मिलेगा, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि आज हितेश तू इस लायक हो गया कि तू खुद बिना किसी और की मदद के पैसे कमा सकता है। तेरे को अपने रिश्तेदारों का चेहरा नहीं देखना, अब तू पैसे कमा लेगा, अब तू कुछ कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी वो 2400 रुपये की। तो हमने 2 महीने की छुट्टियों में ये नौकरी करी। 2 महीना तो नहीं कर पाए, 1.5 महीना किया था, क्योंकि 1 महीना जॉब और फिर 10-15 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ताकि आपको चेक मिल जाए गायब होने से पहले कंपनी से। तो वो किया, और उसके अंदर जो है उनका पूरा हमने सिस्टम समझ लिया, ऑर्डर टेकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सब सीख लिया, और प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों, बात क्या थी, ये जो कंपनी थी, ये जो इनका कॉल सेंटर का नंबर था वो एक टाटा इंडिकॉम नंबर था। आज के समय में तो हर फ़ोन से अगर आप कॉल करेंगे तो अनलिमिटेड कॉल्स हैं।
जब से जियो आया, पहले ऐसा नहीं था। उस समय में टाटा जो है कंपनी जो है वो रेवोल्यूशन लाने का प्रयास कर रही थी कि टाटा टू टाटा कॉल्स फ्री मिलते थे। तो हमारे जो कॉल सेंटर का नंबर था जिस पे लोग कॉल करके ऑर्डर्स प्लेस करते थे कि मुझे ये बर्गर चाहिए, ये बर्गर चाहिए, ऐसा चाहिए, वो एक टाटा इंडिकॉम नंबर था। तो हमने 1-1.5 महीना काम किया, 1-1.5 महीना काम करके मस्त 2400 रुपये का चेक लिया। अब आजकल के बच्चों को लगता है कि इतना कम में आपने काम किया, लेकिन हमारे को ये था कि भाई 2400 रुपये तो फ्री के हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने को मिल रहा है, काम सीखने को मिल रहा है, पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है, मैं कहीं जाऊंगा तो बोल तो पाऊंगा कि ये मैंने काम किया है। तो हम बहुत खुश थे उससे। तो ये प्रोसेस हमने समझ लिया था, लेकिन जो 1 महीने में हमारी लर्निंग हुई थी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। हमारे को पता था कि अभी जो 12वीं है, 12वीं कक्षा के 8 महीने और पड़े हैं, और 8 महीने के बाद मुझे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो जारी रहनी चाहिए। तो दोस्तों यही जो 2400 रुपये हमारे हाथ में आए थे, इनमें से 300 रुपये का इस्तेमाल करके हमने एक टाटा इंडिकॉम का फ़ोन खरीदा था जो कि सेकेंड हैंड था। अब ये जो फ़ोन जिस भाई ने हमारे को बेचा था, इसकी एक विशेषता थी, उसके अंदर टाटा टू टाटा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वाला पैक डला हुआ था। लेकिन उस भाई ने हमारे को बताया था कि भाई इस फ़ोन को रिचार्ज मत करना, इसको रिचार्ज करोगे तो ये वाला प्लान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो 12वीं कक्षा के अंदर 300 रुपये का हमने फ़ोन लिया, और हमारे को ये था कि भैया अब तो काम कर लिया है और टाइम पास भी करना होता था। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने शायद आज तक हमारे को इस मोड में नहीं देखा होगा, लेकिन अपनी टीनेज के अंदर हर बच्चे कुछ ना कुछ खुराफात तो करते ही हैं ना, कुछ ना कुछ मस्ती तो करते ही हैं। तो हमारी मस्ती होती थी ये इसी कॉल सेंटर में जिन्होंने हमें नौकरी दी थी वहाँ पर फ़ोन करके टाइम पास करना, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका टाइम वेस्ट करना, और उससे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। अब ये होता कैसे था, वहां पर कुछ ऐसा प्रोसेस था कि आपके पास जो इनकमिंग नंबर आ रहा है ना, उसका कॉलर आईडी नहीं होता था। कंपनी की पॉलिसी थी कि जो एजेंट है वो कस्टमर का नंबर देख नहीं सकता। तो उनका प्रोसेस ये था कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, वो कंपनी का नाम बोलते थे, और वो बोलते थे मे आई हैव योर फोन नंबर प्लीज। तो आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, जो भी आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे उसको वो अज्यूम करेंगे कि ये करेक्ट नंबर है। फिर उसके अंदर वो आपकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। फिर वो आपसे ऑर्डर लेंगे कि भैया चलिए अब आप अपना ऑर्डर दे दीजिए। तो अब हम करते क्या थे, रोज़ का हमारा रूटीन था 1.5 से 2 घंटा कॉल सेंटर में फ़ोन करना। उस समय पे वो जो कंपनी है 10 से 15 प्रकार के बर्गर्स बेचती थी। अलग अलग बर्गर में अलग अलग तरह की पैटी होती है, अलग अलग बर्गर का अलग अलग प्रकार का बन होता है, और अलग अलग बर्गर के अंदर अलग अलग मेयो होती थी। तो हम क्या करते थे, जिस बर्गर को जिस मेयो के साथ और जिस पैटी के साथ खाया जाता है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते थे, हम उस बर्गर को उस मेयो उस पैटी के साथ नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे को पता था कि प्रोसेस होता है, वो स्पेशल नोट्स डालने पड़ते हैं उन लोगों को, ऑर्डर शीट होती है, स्पेशल नोट्स। तो हमारे को ये होता था कि हम यहाँ पे एज अ कस्टमर उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, और वहाँ पर हम बैठे होते थे, हमें पता होता था कि वो लड़का अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा होगा। तो मतलब हम 1 घंटा 1.5 घंटा हर एक कॉल के ऊपर आधा घंटा पौना घंटा जो है एक एजेंट के साथ लगाते थे, पूरा टाइम बात किया, उसको लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया कि घर पे बर्थडे पार्टी है, ये है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और अंत में जाकर के हम उसको बोल देते कि भैया ऑर्डर कैंसिल है, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। तो ऐसा करके हम बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे थे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम खुराफात करते थे। अब दोस्तों आपको पता होगा, जो ये कन्या है जिनका हमें ऑब्सेशन था, तो हमें इनको देखने का मन होता था। अब देखने का मन है तो उसके लिए एक ही टाइम है कि भैया स्कूल की छुट्टी करो। उनके स्कूल की छुट्टी आधा घंटा पहले होती थी, है ना, तो अपने स्कूल की छुट्टी करो, घर पे बर्तन मांजो अपने, वही शर्त होती थी घर पे, फिर छुट्टी करो और आधा घंटा पहले जाकर के उनके स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ, और फिर जो है उनको मतलब देख पाओ। अब क्या होता है, उससे क्या मन नहीं भरता था। तो हम क्या करते थे, उनका एड्रेस तो हमारे पास था ही, हम क्या करते थे, हम फ़ोन करते थे, किसी भी रैंडम नाम से ऑर्डर प्लेस करते थे, उनका एड्रेस देते थे, और उनके नाम से, कभी उनके भाई के नाम से हम ऑर्डर उनके घर भिजवा देते थे। अब होता क्या था, डिलीवरी एजेंट उनके घर आता था बर्गर्स लेकर के, ठीक है, और हम बिल्कुल गली पे वहीं खड़े होते थे, क्योंकि हमारे को पता था कि 30 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, 30 मिनट में, 40 मिनट में, 20 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। तो हम उस गली के आसपास खड़े होकर के ही ये ऑर्डर्स प्लेस करते थे। वहाँ पे डिलीवरी वाला भाई आता था, उनके घर में बेल बजाता था, उनके घर वालों से झगड़ा करता था कि आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, ये मैं क्या करूँगा, ये और वो। दोस्तों यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि खाना बर्बाद करना बहुत बहुत गलत बात है, ये एक प्रकार का अक्षम्य अपराध ही होता है। लेकिन जो वो है ना, जब आप क्या कहते हैं कि प्यार के हाथों इंसान मजबूर होता है, तो वो कुछ भी कर रहा होता है। और उस समय हमारे को इतनी समझ ही नहीं थी कि हम ये कर रहे हैं, हम उस एंगल से हम सोचा ही नहीं हमने।
बचपना था, 16 साल के सारे थे। तो इससे तो मतलब हम ये करते थे, तो हम उनके घर ऑर्डर प्लेस कर देते थे या कभी किसी और के घर, तो पूरा टाइम में टाइम पास होता था। अच्छा, इसमें भी हमारे को पॉलिसी पता थी, हमारे को पता था कि अगर 500 रुपये से ऊपर का ऑर्डर होगा तो वो लोग वेरिफिकेशन कॉल करेंगे वापस उस नंबर पे, जो भी मैंने नकली नंबर दिया ना उस पर वेरीफाई करेंगे कि भैया ऑर्डर आपका एक्चुअली में है। और 500 से कम वैल्यू का ऑर्डर होगा तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ऑर्डर बनेगा और ऑर्डर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से होता था। तो अब ये पॉलिसी हमारे को पता थी, तो जब हम ऑर्डर्स प्लेस करते थे तो ऑर्डर प्लेस करने का हमारा वैल्यू होता था कि 490 का कर दिया, कभी 485, 470, 495, 498 कर दिया, कि 500 बस क्रॉस ना हो। और इतना बड़ा ऑर्डर इसलिए देना है क्योंकि मैं ज़्यादा बात करूँगा तो ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी ना, तो ऐसा करके जो है हम थोड़ा वो करते थे। और इसी से हमारे को बड़ा खुशी सी मिलती थी कि वाह क्या हो रहा है, फ्री में कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चल रही थी। वहाँ पे पॉलिसी थी उनकी कि आप इंग्लिश में ही कस्टमर से बात करोगे, अगर कस्टमर हिंदी में बात करेगा तो आप हिंदी में बात करोगे। तो दोस्तों पूरी अपनी 12वीं कक्षा के अंदर मतलब काफ़ी समय तक जो है हमने जो है फ्री में अपनी इंग्लिश कोचिंग ये फ़ोन पे ही चलाई। पहले उन्हीं के यहाँ पे नौकरी करी, उसके बाद जो है कोचिंग अपने आप ही हमने करी। अब जानबूझ करके हमने कंपनी का नाम नहीं लिया है, आप कंपनी समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम ले लेंगे तो कहीं हमारे को धरने ना आ जाएं। क्योंकि दोस्तों जिस एरिया के अंदर हम रहा करते थे, हमारे फ़ोन कॉल से वो लोग इतने परेशान हो गए थे। अब एवरी टाइम मैं कोई रैंडम नाम से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ, हम माफ़ी चाहेंगे हमारे इलाके के भाई बहनों से। उस समय पर उस रेस्टोरेंट ने हमारे एरिया को, जो कि अच्छा खासा एरिया था, ठीक फैमिलीज रहते थे वहाँ पे, वो उस एरिया को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि एरिया ब्लैकलिस्ट है, यहाँ से फेक ऑर्डर्स आते हैं और ऐसा करके। तो हम बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे कि हमारी खुराफात के चलते आपके ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे मतलब आपका काम थोड़ा ठप हो गया। पर क्या कहते हैं, अमेरिकन कंपनीज हमारे देश को लूट रही है ना, तो पता नहीं शायद अंदर का क्रांतिकारी था, वो उनसे बदला लेना चाह रहा था, बचपने में उन लोगों से बदला ले रहा था, उनका काम धंधा बंद करवा रहा था। लेकिन फिर भी फूड वेस्ट हो रहा था, तो उसके लिए हम बहुत बहुत, हम आज के समय में सोचते हैं कि ठीक नहीं किया हमने। खैर, तो ये चल रहा था। तो अब बात क्या है कि हमारे जो आज धर्मपत्नी है, मतलब आगे चल कर के जिनसे एक्चुअली में हमारा वो हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ, तो वो हमसे 1.5-2 साल बड़े हैं। तो उनका, हम 12वीं क्लास के अंदर थे तो वो अपनी 12वीं क्रॉस कर चुके थे, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और वो जॉब कर रहे थे उस समय इस कंपनी के अंदर। तो बात क्या है कि हम कॉल करते थे, तो कॉल करेंगे तो कोई ना कोई एजेंट उठाएगा ना। अब उसमें लड़के भी उठाते थे, लड़कियां भी उठाते थे। तो एक दिन हमने ऐसे ही फ़ोन किया और उसके अंदर जो है वहाँ से आवाज़ आई, थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस कंपनी, और नाम जस्ट निकलने वाला था मुँह से, और उन्होंने अपना नाम लिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो हमने कहा वाह, आवाज़ तो बहुत प्यारी है। तो हम इस जोन में आ गए, हमने कहा आवाज़ तो बहुत प्यारी है। हमने कहा चलो ठीक है, बात करते हैं। हमें तो रोज़ आदत थी टाइम पास करने की, तो हमने वैसे ही किया। आधा पौना घंटा उनको कॉल पे लगा करके रखा और उसके बाद उनको इतना कंफ्यूज कर दिया कि ये वाले बर्गर के साथ ये नहीं, इसके साथ ये नहीं, इसके अंदर ये डाल दो, उसमें से ये निकाल दो, और करके हर तरह की बहस किया। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर, डू यू रियली वॉन्ट टू हैव दिस ऑर्डर? तो हमने उनको बोला कि भैया आप ऐसे वो इरिटेट होकर के मुझसे क्यों बात कर रहे हो? ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू हैव दिस ऑर्डर, नो, दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग यू। तो उन्होंने बोला कि सर आई यू श्योर? तो हमने बोला कि चलो ठीक है। मैंने कहा या आई वॉन्ट टू हैव द ऑर्डर, प्लेस माई ऑर्डर। तो ऑर्डर हमने प्लेस करा दिया। अभी हमारे को पता था कि ऑर्डर का एक प्रेपरेशन टाइम होता है, तो 10 मिनट के अंदर अगर आप फ़ोन करो तो ऑर्डर मॉडिफाई किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। तो हमने फ़ोन कट कर दिया, और फ़ोन कट किया तो हमारे को लगा कि यार आवाज़ तो बहुत प्यारी थी, बात करनी चाहिए। तो हमने फिर क्या किया, 2 मिनट बाद, 4-5 मिनट बाद दोबारा से फ़ोन किया, और तो किसी और ने फ़ोन उठाया, किसी और ने फ़ोन उठाया, हमने फ़ोन काट दिया। फिर किसी और ने फ़ोन उठाया, हमने काट दिया। हमारे को पता था कि 4-5 बार बजेगा, वहाँ का स्ट्रेंथ क्या था फ्लोर का हमारे को सब पता था, तो हमारे को पता था फ़ोन उठा लेंगे। तो 4-5 कॉल्स के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला थैंक यू फॉर कॉलिंग, और बात करी। तो जैसे उन्होंने बात करी तो हमने आवाज़, वो हम 45 मिनट उनके बर्बाद कर चुके थे, आवाज़ उन्होंने फट से पहचान ली। उन्होंने बोला सर यू? मैं कहा येस, आई एम कॉलिंग टू मॉडिफाई माई ऑर्डर, मुझसे गलती हो गई है, बाई मिस्टेक आई हैव ऑर्डर्ड ऑल द बर्गर्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड, आई डिडंट रियलाइज आई हैव ऑर्डर्ड नॉन वेज बर्गर्स, और नॉन वेज हम खाते नहीं है, तो हमारे को तो वेजिटेरियन चाहिए भैया। तो उनको हमने बोला कि यही सारा जो कॉम्प्लिकेशन है ना, यही सारा जो तिगड़म है कि ये वाला पैटी नहीं, ये वाला मेयोनी नहीं, ये वाला, ये सारे तिगड़म के साथ मुझे वेज बर्गर चाहिए। तुम दोबारा से ये फॉर्म करो और ये ऑर्डर जो है मेरा मॉडिफाई करो।
तो वो थोड़ी परेशान हो गई कि आप ऐसे करा रहे हो ये वो करके। चलिए, हमने पहले कहा कि मॉडिफाई करो, आधा घंटा खाया उनका। उसके बाद हमने आधा घंटा खाने के बाद बोला कि मॉडिफाई छोड़ो, तुम ऐसा करो इस ऑर्डर को ना कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर। तो और बोलते बोलते हमने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। जैसे ही हमने बोला ट्यूशन जा रहा हूँ, वो हंस पड़ी वहाँ पे कि सर ट्यूशन जा रहे हो, आप ट्यूशन जाते हो? हमने कहा हाँ, क्या हो गया, लोग ट्यूशन नहीं जा सकते? तो मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, अब मेरा टाइम हो गया, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऑर्डर कैंसिल कर दो। ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो एक बार बात हुई, दो बार बात हुई। पहले ऑर्डर प्लेस करने के लिए फ़ोन किया, फिर मॉडिफाई करने के लिए कैंसिल करा दिया। तो हमारे को लगा कि आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है, दोबारा बात करनी चाहिए। 10 मिनट बाद हमने फिर से फ़ोन किया, और फिर से वैसे ही कुछ रैंडम उसके बाद हमने फ़ोन किया। हमने कहा देखो मैं वही वाला भाई बोल रहा हूँ, और उसके अंदर हमने अपना नाम कुछ और बताया था, और हमने कहा कि मैं वही वाला बोल रहा हूँ, और आप जो है, असली में बात यह है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ऑर्डर तो मैं ऐसे ही प्लेस कर रहा था, ऑर्डर मुझे प्लेस नहीं करना था, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अब जब आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे स्क्रिप्ट होती है कि भाई सर दिस इज़ अ प्रोफेशनल कॉल, हम ये नहीं कर सकते ऐसे वैसे। तो हमने बोला देखो भैया, मुझे सब पता है प्रोफेशनल कॉल का, आप एक काम करो, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दो, और मैं आपको फिर यहाँ पे डिस्टर्ब ही नहीं करूँगा, सीधा जब आपकी शिफ्ट ओवर हो जाएगी मैं आपको आपके पर्सनल नंबर पे कॉल करूँगा। अब उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल नंबर नहीं दे सकती ये वो। अब बात क्या थी, हमने थोड़ा स्मार्टनेस यूज़ किया। हमने उनको कहा कि देखो, आप लड़की हो, तो लड़कियों का जो शिफ्ट है वो लगभग इस समय ओवर हो जाता है, करेक्ट? अब वो थोड़ी वहाँ पे हैरान हो गई कि आपको ये सब कैसे पता। तो हमने बोला वो सब छोड़ दो, अब हमें पता था क्योंकि हम नौकरी कर चुके थे ना, सब कुछ पता था, एक एक चीज़ रट रखी थी, क्या शिफ्ट होती है कैसे क्या। तो हमने बोला कि भैया ऐसा है, देखो मेरे पास तो है टाटा टू टाटा फ्री, ठीक है? मैं तो दिन रात फ़ोन करता रहूँगा, तुम कॉल नहीं कर पाओगी। तुम्हारा जो एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम होता है ना, उसकी बच जाएगी बैंड, ठीक है? तो अगर तुम नहीं चाहते कि एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम तुम्हारा ख़राब हो, तो चुपचाप अपना नंबर दे दो, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। आपकी इतने बजे शिफ्ट ओवर होती है, शिफ्ट ओवर होने के 5 मिनट बाद, 5 मिनट लगेंगे आपको बिल्डिंग से नीचे आने में, 5 से 10 मिनट बाद मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। तो वो बेचारी इतनी ज़्यादा प्रभाव में आ गई, उन्होंने हमारे को अपना नंबर दे डाला। नंबर दे डाला तो फिर वही हुआ, उनकी शिफ्ट ओवर हुई, और शिफ्ट ओवर होने के 5 मिनट बाद हमने बात करी, और फिर हमारी बातचीत वगैरह स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब इसके 2-3 किस्से हैं, वही शेयर करेंगे, फिर उसके बाद जो है आज का जो ये किस्सा है इसको अंत करेंगे। तो हुआ क्या कि अब वो हमसे बड़े थे उम्र में। तो पहले दिन बात हुई तो हमने उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, और हमने उनको अपना नाम बताया। हमने कहा ऐसे ऐसे कि भैया मैं जो हूँ, मैं 19 साल का हूँ। तो उन्होंने बोला 19 साल का हूँ? उस समय वो 18 के थे। उन्होंने बोला अच्छा 19 साल की हो, चलो ये तो बोले ठीक है। बात हुई काफ़ी देर, उनकी शिफ्ट के बाद 1-1.5 घंटा बात हुई, 2 घंटा बात हुई। उनको हम अच्छे लगे, हमको वो अच्छे लगे, और इस समय पे हमारा वो पुरानी कन्या से पूरा दिमाग हट गया। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब अगले दिन हमने उनको फ़ोन किया, तो हमारे को थोड़ा गिल्ट हुआ कि यार 19 साल एज बता दी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगले दिन उनको हमने बात करी, तो बात करने के बाद 1 घंटा जब बात करी तो हमने कहा कि आपको एक सच बताना है। तो अगले दिन फिर हमने उनको कहा कि हमारी जो उम्र है ना, वो 19 साल नहीं है, 18 साल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी 18, ये भी 18, चलो दोनों मैच हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन फिर हमने उनको फ़ोन किया, फिर 1-1.5 घंटा बात करी। हमने फिर बोला कि हमें सच बताना है। अब जो इस दिन हमने सच बताया, इस दिन के सच में हमने बताया कि जिस नाम से हमने कॉल किया था ना वहाँ कॉल सेंटर में, वो हमारा नाम नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, मेरा नाम ये है। तो हमने उनको नाम बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा और कुछ है? हमने कहा हाँ एक और बात है, मैं 18 साल का नहीं हूँ, मैं 17 साल का हूँ। अभी 1 साल का डिफरेंस आ गया, वो 1 साल बड़ी हो गई हमसे ना। तो उन्होंने बोला कि भैया रोज़ तुम्हारी उम्र घट रही है, ये क्या हो रहा है, मतलब सच सच बता दो क्या हो रहा है। तो हमने कहा नहीं सच बोल रहा हूँ पक्का, और असली नाम ये है, असली नाम बता दिया। अब दोस्तों बात क्या थी, हम तो 17 के भी नहीं थे। तो उसके फिर अगले दिन हमने जब उनसे फ़ोन किया तो हमने उनको कहा कि देखो माँ कसम, पक्का आज के बाद अपनी उम्र बिल्कुल कम नहीं करूँगा, बिल्कुल असली वाली बता रहा हूँ, माँ कसम 16 साल का हूँ, इससे कम अब अपनी उम्र में नहीं करूँगा। तो उनको बताया, तो उस दिन उन्होंने हमसे बोला कि पक्का कसम खाओ, और छोटे तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं तो 18 की हूँ, छोटे बच्चे से थोड़ी बात कर सकती हूँ फ़ोन पे। तो मैंने कहा नहीं पक्का, इससे कम का मैं अब नहीं हूँगा, यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, इससे कम का नहीं हूँगा पक्का। मैं 12th के अंदर हूँ, ऐसे ऐसे मेरा वो चल रहा है, देखो 12th में इतने ही उम्र के बच्चे होते हैं। सो शी वाज लाइक ओके ठीक है, 12th में चल रहा है फिर ये और वो। तो हमारी काफ़ी समय बात हुई और बातचीत हुई, तो 2-3 महीने बाद हम एक बार एक दूसरे से मिले भी। अब दोस्तों हुआ क्या कि एक ही बार ही मिले थे,
हमारे जो धर्म पत्नी है उनसे एक ही बारी हम मिले, है ना, और जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग थी वो सीधा उनके घर पे थी। अब ये कैसे हुआ उसका भी अपने आप में किस्सा है। पेपरों की तैयारी चल रही थी, रात तक पढ़ना होता था, और रात तक पढ़ने के बाद जब आप प्रेम प्रसंग में हो चले जाते हो तो फिर आपको अपने पार्टनर से बात भी करनी होती है, राइट। तो ऐसा ही था, हमने कुछ ऐसा हुआ कि रात रात को हम बात करते थे, 2-2 3-3 घंटा। टाटा टू टाटा फ्री तो था ही। अच्छा, उनका मोबाइल फ़ोन भी टाटा इंडिकॉम का था, ये भी एक बेनिफिट था। तो बात हुई और बात करके हम सो गए। अब भैया हम तो घर पे हैं, वेले आदमी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो नौकरी करती है, जाती है आती है, थकता है इंसान। तो बात करी, बात करके सो गए। अब क्या है, हम सुबह सुबह उठ गए 7 बजे। तो हम 7 बजे उठ गए, तो उठते ही हमने पहले क्या किया, आँख बाद में खोली, रजाई के अंदर से एक बार फिर से उनको फ़ोन मिला दिया। तो फ़ोन मिला दिया, तो फ़ोन मिलाते ही पता नहीं क्या, जैसे वो इश्क का जुनून छाया होता है। तो हमने क्या है कि वही मीठी मीठी प्यार भरी बातें उनसे करनी शुरू कर दी कि ये वो, और वो जो सारे स्लैंग्स यूज़ करते हैं ना, जानू शोना और ये सब, वो सारे स्लैंग्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए। हमने बोला ऐसे वैसे, क्या है आप तो रात को जल्दी सो गए, बात नहीं सुनते हो, बात सुननी चाहिए, ऐसे ऐसे करके, मतलब फ़ोन उठाए और हमने अपना पूरा कहानी जो है स्टार्ट कर दिया है। और लगभग 1 मिनट तक जब हमने बकवास कर ली है सारी, वहाँ से आवाज़ आई हेलो। जैसी वो आवाज़ आई हेलो, तो हम थोड़े घबरा गए। हमने कहा ये क्या हो गया, आवाज़ क्यों चेंज हो गई। जैसी वहाँ से ऐसे आवाज़ आई ना एक पुरुष की, तो हमने बोला हेलो। वहाँ से फिर से आवाज़ आई हेलो। तो जैसे ही उन्होंने बोला हमने फ़ोन काट दिया। हमने कहा ये क्या हो गया भाई, ये किसको सारी कहानी बता दी। तो हम थोड़े घबरा गए, कहा ये क्या चक्कर है। तो हमें थोड़ा डर लगे, अब अंदर अंदर एनजाइटी हो रही है कि ये किसको बोल दिया मैंने। तो चलिए ठीक है, हमने आधा पौना 1 घंटा वेट किया। 1 घंटा वेट किया तो सुबह 7 बजे ये कांड हो गया था। उसके बाद 8 बजे हमने दोबारा से फ़ोन किया, और 8 बजे फ़ोन किया तो इस बार जो है उन्होंने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ जी। तो हमने कहा हाँ, और जैसे ही हमारे को उनकी आवाज़ सुनाई दी तो हम एकदम से शुरू हो गए कि हाँ देखो, जैसे बोलते हैं, हमने क्या बोला, हाँ जानू ऐसे ऐसे है, मैंने बात फ़ोन किया था 1 घंटा पहले, वो सब मैं बोल रहा था, तो बीच में अचानक से किसी आदमी की आवाज़ आई, हेलो उन्होंने बोला, तो ये किसने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी ने नहीं। हमने कहा कि नहीं नहीं, हमें लग रहा है कि आपके जो पिताजी हैं ना, पिताजी ने शायद बातें सुन ली हैं, गड़बड़ हो जाएगी, आप देखो आपके पापा गुस्सा तो नहीं कर रहे कहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने बोला कि आपके पापा कहाँ पे हैं। उन्होंने बोला कि भाई सामने हैं। हमने कहा उनकी तरफ देखो। कह रही हाँ देख रही हूँ। हमने कहा वो कैसे देख रहे हैं आपको, गुस्से से देख रहे हैं। कहती नहीं गुस्से से तो नहीं देख रहे। तो हमारी जान में जान आई। हमने कहा अरे यार, हमने कहा यार आज तो ऐसा लगा कि हम पकड़े गए, क्योंकि मैंने तो सारा बोल दिया, मुझे क्या पता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ उनको सुनाई नहीं दिया होगा, वो वैसे ही हेलो हेलो कर रहे होंगे, बच गए हम। तो उन्होंने बोला कि हाँ बच गए। अच्छा बोलो। तो बोलो तो फिर क्या था, बोलो बोल दिया, अब पापा से बच गए हैं। तो हमने फिर से मीठी मीठी बातें शुरू कर दी कि ऐसे है वैसे। और फिर हमने उनको सांत्वना भी देनी स्टार्ट कर दी। हमने बोला कि देखो अगर पकड़े भी गए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो भी आपसे विवाह हम ही करेंगे, आपसे शादी हम ही करेंगे। और कुछ ऐसा हमने बोला कि देखो वैसे भी आपके जो घर वाले हैं उनको किसी ना किसी से तो आपकी शादी करानी होगी ना, तो अगर किसी और से करानी होगी तो हमसे क्यों नहीं करा सकते। इस प्रकार से हमने उनको बोला और बड़ा उनको कन्विंस किया कॉन्फिडेंस से। हमने कहा कि देखो अगर घर में पता लग भी गया और मार पड़ी तो तुम्हें मार नहीं पड़ने देंगे, तुम्हारे वहाँ पर आकर के मार मैं खाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार से पूरा हम उनको जो है कन्विंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कमिटमेंट है। अब कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, तो विवाह तुमसे करूँगा। अच्छा यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो पिछली वाली जो कन्या थी जिनके साथ थोड़ा वन साइडेड वो हमारा वो था, उनके लिए भी हम यही सोचते थे कि इन्हीं के लिए अपना जीवन देंगे। उसके बाद क्या है, थोड़ा समय उनसे माइंड हटा, इनसे बात हुई, तो एक बारी के लिए तो लगा कि नहीं, बहुत सारे दोस्तों की तरह बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए, ये जो हमारे अच्छा बोलने का टैलेंट है इसका यूज़ करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोचा तो था। लेकिन फिर जब इनसे बात हो गई तो फिर हमारा मन ये था कि नहीं नहीं, ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। अब तो हम वो उसके अंदर आ गए। तो अब बात क्या थी कि ये सारी बात हो गई, और तो हमने पूरी अपने मन से पूरी जी जान से बोला कि भैया कुछ भी है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जो मार खाऊंगा वो मैं आकर के तुम्हारे घर पे खाऊंगा।
अब दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए जब आप प्रेम प्रसंग में होते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार बात करने से आपका पेट तो भरता नहीं है। तो हमने 2 घंटे बाद थोड़ी सी और हमने फिर नींद कर ली, हम निश्चिंत हो गए कि चलो भैया कुछ नहीं हुआ, दोबारा बात हो गई, सब ठीक हो गया। हमने 2 घंटे बाद उनको फ़ोन किया। तो जब हमने 2 घंटे बाद उनको फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ से फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा हेलो। तो हमने कहा कि क्या हो गया? कह रही क्या क्या हो गया? हमने कहा मैं बोल रहा हूँ, बात करो। तो उन्होंने बोला हाँ बोलो ना, अभी सो के उठी हूँ, बाद में बात करूँगी। तो हम थोड़े हैरान हो गए। हमने कहा कि सो करके उठी हूँ, बात करूँगी? अभी तो बात कर रही थी, ये 2 घंटा पहले तो पूरा जाग गई थी, अभी क्या सो करके उठी हूँ, ये क्या हो रहा है? तो हमने उनको बोला, हमने कहा क्या सो करके उठी हूँ, क्या बात करोगे? अभी तो तुम जागे हुए थे, अब ये दोबारा कैसे सो गए? दोबारा सो गए थे? और इतना क्या नींद आ रही है उसके बाद? जाग तो गए हो, रिफ्रेश हो तो गए हो? तो उन्होंने बोला क्या बोल रहे हो यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। हमने कहा दिमाग मत खराब करो का क्या मतलब है? बात हुई है ना अभी, ये कैसे बात कर रहे हो? अभी तो इतना प्यार से बात कर रहे थे। कह रही कब बात करी है मैंने प्यार से? हमने कहा कि प्यार से बात तो करी, कह रहे रात को करी थी ना बात यार। हमने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई ना, मैंने बताया था कि पहले फ़ोन किया तो किसी आदमी की आवाज़ आई, और उसके बाद फिर आपने बोला कि कोई आदमी नहीं था, फिर आपने बात करी है मुझसे इतना देर, कम से कम 20-25 मिनट हमारी बात हुई है। तो उन्होंने बोला मैंने कोई तुझसे 20-25 मिनट बात नहीं करी, सीधा तू तड़ाक पे आ गई। वो इरिटेट होगी कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, कौन से नशे करके इसने मुझे फ़ोन कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने हमारे को ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि फ़ोन रखो, अभी मैं बाद में फ़ोन कर, बाद में बात करते हैं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फ़ोन काट दिया उन्होंने। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर फिर अब हम कंफ्यूज हो गए। हमने कहा कि क्या हो गया इस लड़की को, अभी बात करिए, इसकी याददाश्त कमज़ोर होगी है, क्या प्रॉब्लम है? तो हमने ऐसा करके फिर फ़ोन काट दिया, बट हम फिर भी निश्चिंत थे कि यार कुछ नहीं होता है। अब वहाँ का सीन बताते हैं, हमारी जो धर्म पत्नी है उनके घर पे क्या हो रहा था उस समय। तो उनके घर पे ये हो रहा था जी, कि जब ये उठी हैं, इन्होंने अपना हाथ मुंह धोया, ब्रश वगैरह किया, तो उनकी माता जी ने उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये जो हन्नी नाम का लड़का है, हमारा घर का नाम हन्नी है, हन्नी नाम का जो लड़का है, इसका जो फ़ोन आता है बार बार, ये चक्कर क्या है इसका? तो उन्होंने वहाँ पे फुल एक्टिंग करी। उन्होंने बोला अरे मम्मी कोई चक्कर नहीं है, ये इसको जॉब करनी है, फ़ोन कर करके मुझे तंग करता रहता है, यहाँ जॉब लगवा दे, वहाँ जॉब लगवा दे, इसके लिए मुझे फ़ोन करता रहता है, मैं तो अभी अड़काया है इसको, सुबह सुबह फ़ोन कर देता है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि अच्छा, कह रहे जॉब करने के लिए अगर फ़ोन करता है तुम्हारे को, तो ये जानू जानू क्या होता है? जैसे ही उनकी मम्मी ने बोला ना कि जानू जानू क्या होता है, तो इनके ना हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो इन्होंने बोला हैं? तो उनकी मम्मी ने बताया था फ़ोन आया था उसका, और ये जो सारी बातें हुई हैं ना, जो वो बोल रहा है कि बातें हुई हैं, बोल रहा होगा ना, तो वो मुझसे बात कर रहा था। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, अब हमारे को तो पता नहीं था ना, तो क्या है, हमारे जो धर्म पत्नी हैं और हमारे जो माता जी हैं, यानी कि उनके उनके माता जी, अब हमारे माता जी भी हो गए, तो उन दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है। आज भी दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है। तो अगर उनमें से कोई एक है और दूसरा बन करके बात करे तो पता नहीं चलता है। और इस प्रकार का प्रैंक ही अपने रिश्तेदारों के साथ भी करते थे कि माँ ने बात करनी है तो बेटी बात कर रही है, माँ बिजी है तो माँ बन करके। तो हमें ये सब पता नहीं था, तो वो प्रैंक उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया और हम यहाँ पे पकड़े गए। तो उन्होंने बोला कि सच सच बता दे अब क्या है। तो ये सफ़ेद पड़ गए। इनकी खुशकिस्मती बस ये थी कि माँ ने इनको पीटा नहीं उस दिन। अच्छा, माता जी ने क्यों नहीं पीटा उसकी भी एक कहानी है। जब ये हो गया तो उन्होंने, उनकी माता जी ने बोला कि ठीक है, वो बड़ा वहाँ पे हांका कर रहा था कि भाई मैं घर पे आकर के पिटूंगा, बुलाओ उनको चाय पे, संडे को बुलाओ ज़रा, मिलते हैं उनसे आपके पापा और मैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है बुलाती हूँ। फिर इन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमारे को बताया। तो पता नहीं ऐसा कुछ है, हम थोड़ा ना जिम्मेवार टाइप के इंसान रहे, हमारे को ये नहीं था कि लफंडरबाजी करनी है। वो ठीक है कि प्रेम करते हैं किसी से, और करते हैं तो फिर मतलब पूरा वो कर्तव्य, एक वो निष्ठा वाला भाव होता है ना कि हमारा कर्तव्य है, हमारे को जाना है, कि जैसे पूरा रिश्तेदारी जा करके निभानी, कोई बड़ा व्यक्ति होता है इस प्रकार से। तो हमने बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे संडे को। लेकिन क्या है, पैसों वैसों की दिक्कत होती थी। तो कुछ हुआ कि जिस संडे को हमें बुलाया गया था उस संडे को हम जा नहीं पाए थे, उससे नेक्स्ट संडे को हम गए थे। तो एक ही बार हमारी फ़ोन पे ही बात होती थी हम दोनों की, एक ही बार पहले मिले थे,
उसके अगली बार जो है हम उनके माता पिता के साथ अपने जो हमारे प्रेमिका थे उस समय के, आज के अभी हमारे धर्मपत्नी हैं, उनसे तब मिले थे। उसके बाद जब भी हम लोग मिले हैं तो माता जी पिताजी के परमिशन से मिले हैं। माता पिताजी को उन्होंने बताया है कि वो अब मिलना चाहते हैं, अभी घूमने जाना है, ऐसे वैसे करके। अच्छा, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा किसी कन्या के माता पिता ने अलाउ कर दिया, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इनके, है ना, तो फिर भी अलाउ कर दिया। तो उसका एक कारण था, इन्होंने अपने माता पिता की, जब ये बात हो गई थी, हमें बुलाया गया था, तो एक दो दिनों बाद उन्होंने अपने माता पिता की चुपके से बात सुन ली थी। ये दूसरे कमरे में थे, इनके माता पिता बात कर रहे थे और ये बात थी कि वो लड़का आने वाला है मिलने के लिए। तो इनके माता जी ने कहा था, या इनके पिताजी को बता रहे थे, इनके पिता बोल रहे थे कि भाई ये ठीक नहीं है, लड़के को बुला रहे हो, भाई बच्ची है, अभी से ये बच्चों को बढ़ावा देना ठीक चीज़ नहीं है। तो इनकी माता जी ने कहा था पिताजी को, जो इन्होंने सुना था, इन्होंने कहा था कि वो तो मैं समझती हूँ आपकी बात, कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इसमें ज़्यादा, लेकिन वो लड़के से मैंने बात करी ना, तो लड़के में ना बहुत अपनापन सा है। मतलब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे बहुत अपना लगा वो लड़का। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसको जानती नहीं हूँ या मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपनापन है। तो मेरा तो खुद मन है उससे मिलने का, मैंने तो इसलिए बोला है, इसको तो मैं वैसे ही डांट रही हूँ, लेकिन बहुत अपनापन है। और दोस्तों, हमारे साथ ऐसा भी है कि आपको पता है कि हमारी परिस्थितियाँ, अभी हमारे जो ससुर जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे एज़ कम्पेयर टू जो हमारा फैमिली था। ओवरऑल फैमिली तो नहीं, अगर मैं, बट मैं अगर अपनी, बिल्कुल अपनी बात करूँ, अपने खानदान की बात नहीं, अगर हम अपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, आपको पता ही है। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, और उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें और वादे थे, और बस अपने संकल्प थे कि कुछ करेंगे जीवन के अंदर, पता था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा ही करेंगे अगर करेंगे तो। बस ये था अपने पास। तो जब हम माता जी के घर गए तो हमने किसी भी चीज़ में झूठ नहीं बोला, केवल एक चीज़ बोली थी। उस समय हमने बोला था कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे, जिसमें बाद में हम मुकर गए थे। अपना जॉब वगैरह फिर हमने उस हिसाब से देख लिया था। लेकिन जो हुआ क्या कि जब हम गए, मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे को वहीं पे उन्होंने पसंद कर लिया था। हम, मतलब अपनी कन्या के लिए जो वर होता है, तो वर के रूप में हमारे जो सासू माँ हैं, हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे ससुर जी हैं, उन लोगों ने हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद कर लिया। तो मतलब वो तभी उन्होंने पसंद कर लिया था, उन्होंने निर्णय कर लिया था। और हमारी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से भी, बावजूद भी, घर के अंदर और 36 तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे, आगे आने वाली स्टोरीज में बताएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर केवल हमें देखा। उन्होंने देखा कि परिवार वगैरह छोड़ो, इस बात को, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की ने लड़के के साथ जीवन बिताना है। उन्होंने हमारे फाइनेंसेस को नहीं देखा, उन्होंने हमें देखा। मतलब जो भी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, वैसे कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, गुणों को देखा कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, और उसके बेसिस पे उन्होंने तभी निर्णय ले लिया था कि अपनी जो कन्या है, विवाह हम इसी लड़के से कराएंगे। तो ऐसे करके दोस्तों हमें चुन लिया गया, और उसके बाद फिर सालों साल हमारा जो है आगे वो चला। बहुत लंबे समय का हमारा कोर्टशिप था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमेशा जॉब्स साथ में किए। उसके बाद कुछ कम हमारे प्रेफरेंसेस अलग थे, जैसे हमें हमेशा से सेल्स में जाना था, हमारे जो वाइफ हैं वो थोड़ा ये था कि कस्टमर सर्विस, थोड़ा रिलैक्स जॉब हो। हमारे को ये था कि नहीं, सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत पूरी करा लो, पैसा होना चाहिए बस। और जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली कंपनीज दो थी उस समय की, और दोनों में हमने काम किया। इन कंपनियों की भी जर्नी के बारे में अगले अपने चैप्टर के अंदर आपसे शेयर करेंगे, क्या क्या नौकरी करी, कैसे कैसे ग्रो किया, बिजनेस तक कैसे पहुंचे, और फिर आगे और क्या हुआ जीवन के अंदर। आशा करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे आज की स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। आप सभी का हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।